हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका, जिन झीलों यानी तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। या बी ऑप्शन है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। सी ऑप्शन है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। और डी ऑप्शन आपका है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसमें आपका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है या कितने ऑप्शन सही हैं। तो आप देखिए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। तो आपका ये जो ए ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। तो जी हाँ, ये भी आपका सही ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हुई हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है यानी कि ए, बी और डी आपका ऑप्शन राइट है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें भी पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। इन कुओं के सूखने के कुछ निम्न वजह हैं। क्यों, कौन सी वजह है? तो झीलों, तालाबों, पोखरों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़, कुओं के आसपास और पार्क में ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया जिससे बारिश का पानी कुओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कई जगह मोटर लगाकर सिंचाई और अन्य घरेलू कार्य के लिए ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है जिसके कारण कुएं सूख गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर ए, बी और डी हो जाता है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? तो इसमें हम देख लेते हैं, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। और थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। और डी ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं। वे इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते। इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। यानी कि
इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो अबू धाबी में, यानी अबू धाबी में पाए जाते हैं, बर्लिन में पाए जाते हैं, थिम्पू में पाए जाते हैं या काबुल में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर पर चलने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। अबू धाबी शहर में थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? तो रेत ही रेत दिखाई देती है। और अबू धाबी में ना हरियाली है और ना कोई पेड़ पौधे हैं। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। किसके पेड़ दिखाई देते हैं? तो खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि रेत के टीले कहाँ जाता है तो पाए जाते हैं, तो अबू धाबी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, या उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए? तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो आप नहीं का तब कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि इसमें सबसे पहले है कौन कौन से। तो वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है परिवार एवं मित्र। कौन हो जाते हैं? तो परिवार और मित्र हो जाते हैं, परिवार एवं मित्र। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है भोजन हो जाता है। भोजन के बाद आपका थर्ड नंबर पर हो जाता है पानी। और फिर 4 नंबर पर आपका हो जाता है आवास। 4 नंबर पर आपका क्या हो जाता है? तो आवास हो जाता है। 5 नंबर पर आपका यात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 नंबर पर आपका यात्रा हो जाता है। और 6 नंबर पर हो जाता है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। क्या है? तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है? अब आपको ये पता हो जाएगा कि देखिए थीम है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए परिवार एवं मित्र हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया, यात्रा हो गया, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये हो गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो समझ लेते हैं। देखिए आवास हो गया, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल हो गया, और भोजन हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आवास है ये ओके है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। तो जो नहीं है यानी नेगेटिव पूछ रहे हैं, जो है मतलब वो गलत हो जाएंगे, जो नहीं है वो सही हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका आवास हो गया, और आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये हो गया, और भोजन हो गया, ये आपके राइट हो जाते हैं। राइट होकर ये रॉन्ग हो जाते हैं। और आपका जो रॉन्ग है यानी कि काम और खेल, ये नहीं है। ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। काम और खेल परिवार एवं मित्र की उप थीम है। किसकी उप थीम है? तो परिवार एवं मित्र की उप थीम है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, या कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या आपका कक्षा 1 और 2 के विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है,
या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है। किसमें नहीं है? तो एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इसमें जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। किसमें? तो भाषा और गणित में बताए जाने की बात है। ठीक है ना। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए पुस्तिका EVS स्किल थ्रोड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन ईजली ग्रेड्स प्रकाशित की, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए गए जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर ए हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी या बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, और देखिए पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसमें केवल डी सही है या केवल ए सही है या केवल ए और डी सही है या आपका ए, सी और डी सही है? तो हम देख लेते हैं इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अब जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, जहाँ पे बच्चों की सक्रिय भागीदारी होगी तो वो तो ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, तो जी हाँ बाहर सीखना ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो आपका ये भी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका देख ले कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए ए, सी और डी ऑप्शन राइट हो जाता है, और इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? तो पाठ्य पुस्तक का पठन या शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति, तो जो सबसे प्रभावशाली युक्ति है वो आपकी किस्से कहानियाँ हो जाता है। क्यों? देखिए बच्चों को जब आप क्या करेंगे, जब पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की जो प्रभावशाली युक्ति है वो किस्से कहानियाँ हैं। बच्चे किस्सों कहानियों से क्या होता है, बहुत अच्छे से और आसानी से सीख जाते हैं, इसलिए किस्से कहानियाँ आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है उसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखना है, नेगेटिव देखना है आपको। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फिर उसके बाद आपका है ऑप्शन है, बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी आपका सही हो जाता है। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो आपका ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है,
तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। कैसा है? तो बाल केंद्रित अध्ययन है जिसका बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचें। जहाँ पे देखिए रटने की बात आ जाती है तो वो तो आपका ऑप्शन गलत ही हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में बच्चे अपने आप से स्वयं खोज कर चीज़ों को यानी कि चीज़ों को समझते हैं तो वो तो आपका बहुत ही सही आंसर माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिया जाता है वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखे, प्रश्न करें और प्रयोग करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। कैसी है? तो एकीकृत है। तो इस अकॉर्डिंग आपके जो 3 ऑप्शन हैं यानी कि देखिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है तो ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है तो ये भी आपका राइट हो जाता है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है तो आपका ये रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है तो जी हाँ एकीकृत है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है यानी कि ए, बी और डी वो आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें आपका नेगेटिव पूछ रहे हैं तो नेगेटिव के लिए आपको देखिए आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। देखिए जो पॉजिटिव है तो वो तो आपके सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं है तो जो नहीं है वही आपका सही है। तो ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है तो ऐसा नहीं है तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या उद्देश्य देख लेते हैं। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना और बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो जहाँ पर देखिए बात है अगर हो रही हो बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन तो वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है बच्चों को खोजने का अवसर देना। जहाँ पर बच्चों को खोजने का अवसर दिया जा रहा है, बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं, खोज रहे हैं तो वो आपका आंसर राइट हो जाता है। फिर उसके बाद है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना तो जी हाँ ये भी आपका राइट आंसर हो जाता है। और बच्चों के उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना तो विभेद करना ये आपका गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए, बी, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें देख लेते हैं ए, बी और सी आपका सी ऑप्शन में है इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। तो आपका देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद करने के यानी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही एकमात्र स्रोत नहीं है और यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा या बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसमें देख लेते हैं जो राइट है आपका देखिए ए हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक स्रोत नहीं है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत जैसे परिवार के सदस्य हो जाते हैं, समुदाय के लोग हो जाते हैं, समाचार पत्र हो जाते हैं, अन्य पुस्तकें और भी पुस्तकें आदि हो जाती हैं जिससे बच्चे मदद लेते हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए आपका जो ए है और देखिए आपका ये भी आपका हो जाता है। उसके बाद यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा
और यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी आंसर राइट हो जाता है। इसमें आपका देख लेते हैं ए, बी और सी फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो सहभागिता या याद करना या प्रश्न पूछना या न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो जहाँ पे आपका याद करना, रटना, इस तरीके के अगर ऑप्शन हैं तो आप उसको देख के ही कट कर दें। और यहाँ पे पूछा क्या गया कि नहीं है, तो नहीं है मतलब याद करना। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ए नहीं, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि याद करना। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है ... सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या CCE। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सीखने के लिए समान आकलन। सीखने के लिए समान आकलन यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्यों? तो देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यह स्वयं आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन, और सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों और निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यानी प्रयासरत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच और परिणामों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। इसमें है शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, यह समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है और कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसमें देख लेते हैं केवल सी और डी सही है, या केवल ए और सी सही है, या केवल बी और डी सही है, या केवल ए और बी सही है। तो इसमें आपका देख लेते हैं फर्स्ट आपका यानी कि जो ए ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। तो जी हाँ, समर्थन करता है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ए राइट हो जाता है। उसके बाद यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो जी हाँ, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाता है। और आपका कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए और बी राइट हो जाता है। देख लेते हैं ए और बी आपका किस ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन में है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो परिवेशीय मुद्दा यानी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, या बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसमें आपका देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाता है। इसमें देखिए परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, इसमें ये पूछ रहे हैं कि नहीं है, तो जो नेगेटिव होगा वही आपका राइट होगा। तो परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो ये आपका राइट है, इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाता है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये भी आपका राइट है, तभी ये आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, देखिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है आपका
बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। ठीक है ना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, या अभिव्यक्ति, या विश्लेषण, या प्रयोग करना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन आपका ए, बी और सी राइट है, या केवल ए और सी राइट है, या केवल ए और बी राइट है, या केवल डी राइट है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा राइट है। आपका हो जाता है अवलोकन और अभिलेखन। तो जी हाँ, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति भी राइट हो जाता है। उसके बाद विश्लेषण, तो आपका ये भी राइट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी राइट हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं ए, बी और सी। तो देखिए ए, बी और सी आपका ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास, या लिखित प्रश्न। तो इसमें आपका हो जाता है अवलोकन। रेटिंग स्केल, देखिए रेटिंग स्केल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल एक यंत्र है। क्या है रेटिंग स्केल? तो एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापन सूची के समान है, परंतु इसका यूज़ तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। यानी इसका यूज़ कब करते हैं? तो जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो अवलोकन हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं, इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उगाता है, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें केवल डी सही है, या बी और सी सही है, या ए और डी सही है, या केवल ए सही है। तो देख लेते हैं, इसमें आपका है एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है। तो जी हाँ, ये राइट हो जाता है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद बी देख लेते हैं, इस जगह को बांस या खरपतवार जहाँ पर उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। मतलब उसको जलाया तो जाता है लेकिन उसे उखाड़ कर नहीं जलाया जाता है। तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है, यानी कि बी आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह यूज़ करते हैं। उसको यूज़ तो करते हैं, खाद ही की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन जंगल को बचा कर, क्योंकि जो खेत में खरपतवार होते हैं उन्हें तो जलाते हैं, लेकिन जो जंगल आसपास में होते हैं तो उनको सावधानी से ये देखा जाता है कि कहीं जंगलों में आग ना लग जाए। तो आपका ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है, जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो इस बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। इसको खोदा तो जाता है लेकिन बारीकी से थोड़ा सा खोदा जाता है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें जो है बहुत गहराई से खोदा जाए। तो हल्के हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वही राइट हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन देख लेते हैं किस में है, तो केवल ए, डी में है तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना।
आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ फिर से हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, क्योंकि जो झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है, किसके द्वारा? तो आदिवासियों द्वारा, जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड मेघालय में की जाती है। और इस खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक क्या किया जाता है? तो कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें खेती नहीं करते हैं। कुछ साल के लिए क्या करते हैं? खेती को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें खेती यानी कि बीज नहीं बोए जाते हैं, कोई फसल नहीं उगाई जाती है। और इस जगह पर जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस क्या करते हैं? गिरा देते हैं और उनको जला देते हैं। और ये जो राख है वो ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए यानी कि ज़मीन में जो घास उगाती है उसको जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, ये भी देखा जाता है, यानी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, यानी कि गहरी जुताई नहीं की जाती है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे देखिए मकई हो गया, जैसे क्या होगा? मकई हो गया, और आपका क्या हो गया? सब्जियां हो गया, यानी देखिए सब्जियां हो गया, यानी कि सब्जियां हो गई, और मिर्च और चावल, मिर्च हो गए और क्या हो गए? और चावल हो गए। तो ये सब एक ही साथ में बोए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये मेघालय का है, या हिमाचल प्रदेश का है, या जम्मू और कश्मीर का है, या अरुणाचल प्रदेश का है? तो इस तरह के जो घर होते हैं वो कहाँ के होते हैं? तो वो होते हैं आपके जम्मू कश्मीर के, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के जो लेह में लोग अपना घर पत्थर और मिट्टी का बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? तो पत्थर और मिट्टी का बनाते हैं। आप लोग अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बनाते हैं तथा दीवार पर क्या करते हैं? मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। और ये जो घर होते हैं वो कितने मंजिल के होते हैं? तो ये 2 मंजिला होते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं। क्या होता है? पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखा जाता है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर यानी कि जानवरों के पास ही रहता है। कहाँ रहता है? तो जानवरों के पास ही आ जाता है और वहीं रहने लगता है। और इन घरों की छतें समतल होती हैं। कैसी होती हैं इन घरों की छतें? तो इन घरों की छतें समतल होती हैं। और छतों को मजबूत बनाने के लिए जो पेड़ों के मोटे तने होते हैं ना, जो मोटे तने होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए होता है? तो छतों को मजबूत बनाने के लिए जो मोटे तने होते हैं पेड़ों के, उनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से यानी इस तरह से जो आपका इस तरह का जो घर होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला। तो ज़्यादातर क्या होता है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं ना, वो तो कुछ रंगों को देख लेते हैं, लेकिन जो रात में जानवर यानी कि जो जानवर रात में जो चीज़ों को देखते हैं, जो जागते हैं, तो वो सफ़ेद और काली चीज़ों को ही देख पाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि काला और सफ़ेद। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
केचुए यानी केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो जी हाँ, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, ये जो मृत पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, केचुए खरपतवार खाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। तो जी हाँ, ये चीज़ सच है कि केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं और जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो जी हाँ, ये भी आपका राइट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए और सी और डी आपका राइट हो जाता है, क्योंकि बी आपका रॉन्ग था, ठीक है ना। बी आपका रॉन्ग है, तो इसलिए आपका देख लेते हैं किस ऑप्शन में सी डी और यानी ए सी और डी है आपका। तो ए सी और डी आप देखें, आपका ए सी और डी, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि तैयार तो हो जाते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक वर्ड पर ध्यान देना होता है। अगर चीज़ें बारीकी से नहीं समझी गई तो आपको क्या लगेगा कि ऑप्शन तो ये भी राइट है, ऑप्शन तो ये भी राइट है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक नंबर चला जाता है। लेकिन जब बारीकी से चीज़ों को समझेंगे तो आपको एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। तो केचुओं को क्या कहा जाता है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, किसानों का मित्र माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। और चीज़ों को जब समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में अच्छा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये होता है कि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आप पेशेंस बना के रखें और चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो क्या है, किसानों को यानी केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन में छेद करके क्या करते हैं, ज़मीन में छेद करते हैं करके मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, तो मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं और हुमस बनाते हैं। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीनों को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। क्या हो जाता है, जब केचुए मिट्टी को ऊपर पलटते हैं और उसमें छेद हो जाते हैं, तो जो पोषक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पौधे क्या करते हैं, मृत पत्तियों को खाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन था कि वो पत्तियों को तो खाते हैं, लेकिन कैसे, तो मृत पत्तियों को। तो जब अगर आपको यही नहीं ध्यान रहेगा कि मृत पत्तियों को और आपने देखा पत्तियों को खाते हैं, तो तुरंत आपने ओके का टिक कर दिया, लेकिन वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका गलत हो जाता है। तो मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसे यानी ब्रास की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन क्या है। तो यह पीतल, ब्रास और तांबे कापर का मिश्रण है, या तांबे कापर, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है, या तांबे कापर और टिन का मिश्रण है, या एल्यूमिनियम और तांबे कापर की भांति एक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका देखते हैं सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि यह तांबे यानी कापर और टिन का मिश्रण है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। अब यहाँ पे देखिए टेपियोका की बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो पश्चिम बंगाल का है, बिहार का है, तमिलनाडु का है या केरल का? तो जहाँ पे यानी उबला हुआ टेपियोका की बात हो तो वहाँ पे आपका हो जाता है केरल, यानी कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका तो केरल का मुख्य भोजन है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती या होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस या दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस या दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या और रक्षाबंधन। तो आपका हो जाता है जो सेकेंड नंबर का आपका ऑप्शन है, यानी कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है पूर्णिमा को जो मनाया जाता है। तो ये आपका जो समूह है ये राइट हो जाता है, यानी कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, यानी कि निम्नलिखित राज्यों में के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो कर्नाटक, केरल और गुजरात। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, देखिए कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र भारत के प्रमुख राज्य जो अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में या ओडिशा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, यानी कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के उत्तर में। जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसको मैप के अकॉर्डिंग आप मैप से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इस पे भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम मैप से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो स्थायी होती हैं। वो चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो कभी भी नहीं भूलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के उत्तर में। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? इसमें देखिए नहीं होता है तो ध्यान दीजिएगा, मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल। तो आपका जो देखिए कोयला हो जाता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्या? तो जो कोयला है वो पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त हो पाता है, नहीं होता है। और जो मोम हो जाता है आपका, ग्रीस हो जाता है, डीजल हो जाता है और कोलतार हो जाता है, एलपीजी हो जाता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून, कब देख लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा, 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन की यहाँ पे बात हो रही है, देखिए अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि समय कितना है। तो कुल लगा समय कितना है, कुल समय आपका हो जाता है 21.30, कितना हो जाता है, 21.30 घंटा हो जाता है। उसके बाद आपका कब चले तो देख लेते हैं, 9:45 पर, कितने, तो 9:45 पर प्लस आपका हो जाता है 21.30 हो जाता है, इज इक्वल टू 7.15 हो जाता है। उसके बाद है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो कितनी है, देखिए ये देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी
तो हो जाता है आपका 1140 किलोमीटर, ठीक है ना, 1140 किलोमीटर। अब देखिए औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय, यानी कि जो आपका सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय, इस सूत्र से आप लोग इसको हल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसमें देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय में क्या है, तो जो चाल है आपकी, यानी कि चाल तो आपकी चाल है, देख लेते हैं चाल बराबर कितना है, तो दूरी में कितना है, तो दूरी में 1140 हो गया, और बटे में कितना हो गया, तो 21.30, यानी कि 21.30 हो गया, यानी 30 ही आप पढ़ेंगे, और उसके बाद आप काट पीट दें इसे तो आपका 53.52 लगभग 53 किलोमीटर, लगभग कितना हो जाएगा, 53 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं आंसर, देखिए 53 किलोमीटर है, 54.5 किलोमीटर है, 57 किलोमीटर है और 51.5 किलोमीटर है, तो लगभग में आया है, तो आपका 53 किलोमीटर प्रति आवर आपका राइट आंसर हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी की खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, या वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, या वह भूमि का मात्रक है जिसकी यानी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, या देख लेते हैं वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 m है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, टिन है क्या। जब हम इसको समझ लेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो टिन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। क्या है, टिन क्या है, तो टिन वह भूमि है जिस पर कोई किसान बीज बोता है, इसे टिन खेती कहते हैं। किसे, तो इसे टिन खेती कहते हैं, टिन खेती कहते हैं। यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है, तो मिजोरम में की जाती है। यह खेती है और खेती कहाँ की जाती है, तो मिजोरम में की जाती है। और इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल कर होता है, और जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टिन ज़मीन मांग लेता है। और इस प्रकार क्या होता है, गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए ज़मीन दी जाती है, और इस खेती में किसी भी परिवार से ज़मीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक आने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले a पर जाते हैं और जो x के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, फिर b पर जाते हैं, फिर b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक 30 मीटर दूरी पर हैं, और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, तो ठीक दक्षिण है, या ठीक पूर्व है, या दक्षिण पूर्व है, या उत्तर पश्चिम है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उनको तो आपको सॉल्व ही करना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हम दिशा का बना लेते हैं। देखिए दिशा आपको अच्छे से आता है, आप लोग देखिए इस तरह से आप लोग दिशा को, तो सबसे पहले आपको क्या हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ये आपका दक्षिण हो जाता है, और आपका ये पूरब हो जाता है,
और ये आपका क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये आपका पश्चिम हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जो ये दिशाएं हैं ये आप इनको क्या आप मानेंगे, या ये आपकी दिशाएं कौन सी दिशाएं कहलाती हैं, तो उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा तो उत्तर पूर्व हो जाती है। क्या हो जाता है, तो उत्तर पूर्व हो जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा तो उत्तर पूर्व हो जाती है, दक्षिण पूर्व की दिशा तो दक्षिण पूर्व हो जाती है, दक्षिण पूर्व हो जाती है। फिर पश्चिम दक्षिण की दिशा तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण तो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और उत्तर पश्चिम की दिशा तो क्या हो जाती है, तो उत्तर पश्चिम हो जाती है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले है आप x पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है, तो आप x मान लें, x पर आप स्थित हैं, यानी कि आपका जो घर है वो आपका x पर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपका विद्यालय y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक आने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले a पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तो आप a पर जाते हैं, और a है कहाँ पर, पहले ये समझ लेते हैं। जो x के ठीक उत्तर में है, तो देखिए x के ठीक उत्तर में, यानी कि एकदम सीधे उत्तर, देखिए उत्तर ये आपका हो गया, ठीक है ना। कहाँ पे है, तो देखिए उत्तर में है, और कितने पे है, तो 30 मीटर। कितना है, तो 30 मीटर आपका है, 30 मीटर आपका हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये आपका उत्तर में हो गया, ध्यान रखिएगा इसको, उत्तर में 30 मीटर में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर आप B पर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, तो आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में है। अब देखिए इसमें आप पश्चिम, देखिए यहाँ पर है, तो आप जब पश्चिम जाएंगे तो इस तरह से आप मुड़ जाएंगे। जब मुड़ गए तो पश्चिम में गए, वो कितना है, तो वो हो गया 40, ठीक है ना। 40 मीटर हो जाता है, इसकी दूरी कितनी हो जाती है, 40 मीटर हो जाती है। और ये कहाँ पे पहुँच गए, तो ये पश्चिम में पहुँच गए। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर आप C पर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, C पर जाते हैं, और C कहाँ पर है, जो B के ठीक उत्तर में है, B के ठीक उत्तर में है। तो उत्तर देखिए B के ठीक उत्तर में है, और कितना है, तो 30। यहाँ पे देख लेते हैं B के 30 मीटर कितना है, तो 30 मीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख रहा है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं, दूरी पर है, अंत में Y पर अपने विद्यालय पहुँचता है। तो अंत में कहाँ पे पहुँचता है, Y पर अपने विद्यालय पहुँचता है, और जो C के ठीक पश्चिम में है। अब देखिए पश्चिम कहाँ पे है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और कहाँ पे पहुँचता है, तो अपने दूरी पर स्थित विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की सही दिशा बताएं। तो वो जो है पश्चिम में पहुंचता है। तो पश्चिम देख लेते हैं कहाँ पे है, देखिए आपका पश्चिम है, तो यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचता है, और Y है यहाँ पे पहुंच गया। तो इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो जो घर की सही दिशा है वो विद्यालय के सापेक्ष घर की यानी दक्षिण पूर्व दिशा है। क्या है, तो दक्षिण पूर्व दिशा है, यानी यहाँ से नहीं पूछ रहे हैं आपके घर की, तो जो ये घर की दिशा है तो वो दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।